गरीब कचरे वाली का ठंड में बिस्तर। रात का समय होता है। देवानंद खाना खाने के बाद अपनी पत्नी अनुपमा से कहता है, अरे अनुपमा, अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि रोज रोज यहाँ से वहाँ काम ढूंढने जाता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको काम नहीं मिल रहा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आज भी मकान वाला किराया लेने के लिए आया था और वो मुझे धमकी देकर गया है। धमकी? कैसी धमकी? 3 महीने से हमने उसके मकान का किराया नहीं दिया है और अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसने कहा है कि कल तक उसे किराया चाहिए, नहीं तो वो हमें इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो अनुपमा, अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ यहाँ वहाँ भटक लो, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कल वो मकान हमसे खाली करवा लेगा और हमारी खूब बदनामी भी करेगा। इससे अच्छा है कि हम इस गांव को छोड़कर ही चले जाएं, ठीक है? और वो भी रातों रात। लेकिन राजू और राधा तो सो गए हैं, अब हम क्या करें? जरूरत का सामान बांध लो और राधा को मैं उठा लेता हूँ और राजू को तुम उठा लो। देवानंद की बात मानकर अनुपमा घर में से जरूरत का सामान बांध लेती है, जिसके बाद वो दोनों घर खाली करके रातों रात वहां से निकल जाते हैं। वो जंगल में चलते जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते अचानक से आंधी तूफान चलने लगते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी सी समस्या आ गई थी बेटा, अब हम दूसरे गांव जा रहे हैं। तभी राधा भी नींद से जग जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, इतनी रात के समय हम लोग जंगल में क्या कर रहे हैं? हमारे पास और कोनो चारा नहीं था। हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। अब हम सभी दूसरे गांव में आराम से रहेंगे, जहां से हमें कौनो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है? आधी रात के समय वो सभी बारिश में भीगते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे गांव में उन्हें रहने का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। हम इस गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, और फिर हम अनजान लोगों को कोई किराए पर मकान भी कैसे देगा? माँ, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। अजी, हम अपना पूरा घर बार छोड़कर चले आए हैं, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई बिस्तर भी नहीं है। तभी देवानंद को एक बहुत बड़ा पाइप नजर आता है, लेकिन उसके बराबर में एक कूड़े का खत्ता भी होता है। अरे भाग्यवान, तुम काहे चिंता करती हो? चिंता करने की कौनो जरूरत नहीं है। देखो, मुझे रहने का ठिकाना मिल गया है। देवानंद अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर उस बड़े से पाइप के अंदर आ जाता है। आज यही हमारा ठिकाना है, चलो यहाँ पर बिस्तर लगा लेते हैं। देवानंद के पास बिस्तर ही नहीं होते हैं। वो वहां पड़े कूड़े कचरे में से कुछ कपड़े उठा लेता है और उन्हीं से बिस्तर बना लेता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ वहां सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अनुपमा देवानंद से कहती है, अजी, कल रात तो हमने किसी तरह यहाँ पर गुजारा कर लिया, लेकिन अब हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवानंद काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे पूरे दिन में यहाँ से वहाँ भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता, जिसके चलते शाम तक वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई है, हमरा को कौनो काम नहीं मिला है। अब मैं यहाँ क्या करूँ? घर पर मेरे बच्चे और पत्नी भी भूखे होंगे। देवानंद फिर से कचरे के पास वाले पाइप के पास आ जाता है, जहाँ उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप हमारे खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं आए? हाँ पिताजी, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाता। तभी वहाँ कुछ आदमी और औरत कचरा फेंकने आते हैं, जो आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, ये आदमी कौन है जो कचरे के पास अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ है? मुझे तो लगता है कोई दूसरे गांव से आया है। क्या हमें इसके पास जाकर इसकी परेशानी पूछनी चाहिए? अरे नहीं, रुको, पता नहीं कैसे लोग हैं, खतरनाक है या फिर नहीं। अगर कुछ कर दिया तो इन्होंने हम लोगों के साथ, तो फिर क्या करोगे? सावित्री के ये कहने के बाद राकेश और भूपेंद्र वहीं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद देवानंद चुपचाप से उस कूड़े में से खाना ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है। अजी, आप ये क्या कर रहे हो? कचरे में से बच्चों को खाना खिलाओगे क्या? तो अब हम क्या करूं? कहीं हमरा को काम नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाना तो खिलाना ही ना होगा। आप बिल्कुल सही कहते हो,
मुझे माफ करना, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अनुपमा भी कचरे में से खाना ढूंढकर इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को खाना खिला देती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के बच्चों को भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसके चलते वो कचरे के अंदर से ही बिस्तर ढूंढ लेते हैं। लगता है आज की रात शायद थोड़ी आराम से गुजार पाए, क्योंकि हमें इस कूड़े कचरे के ढेर के अंदर से कई सारे छोटे मोटे कपड़े मिल गए हैं। ऐसा कहकर अनुपमा अपने परिवार के साथ सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री ये सब देखने के बाद भूपेंद्र और राकेश से कहती है, मैं इन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही थी। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सावित्री उनके साथ वहां से चली जाती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और अगले दिन सवेरा हो जाता है। सवेरा होते ही सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर उस बड़े से पाइप के पास आ जाते हैं। जैसे ही राधा की नींद खुलती है, वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। माँ, पिताजी, उठो, देखो कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। जैसे ही अनुपमा और देवानंद नींद से जागते हैं, वो भी गांव वालों को अपने आसपास देखकर हैरान रह जाते हैं। हम माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आन पड़ी थी कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, हम बिना बताए इस बड़े से पाइप में रहने लगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। देवानंद और अनुपमा की बातें सुनने के बाद गांव के सभी लोग उनसे कहते हैं, ऐ देखो, आई तुमको डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम जो है यहाँ तुम्हारा मदद करने के लिए आया है। ये लो, हम कुछ बिस्तर लेकर आए हैं। ये बिस्तर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। ए मोटा भाई, और मैं खाना लेकर आया हूँ ने, अपने बच्चों को खिला देना ये खाना। देखते देखते गांव के सभी लोग अनुपमा और उसके परिवार को एक के बाद एक जरूरत का सामान देने लगते हैं। ये सब देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी को यहाँ पर इस प्रकार देखने के बाद हम बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी इंसानियत दिखाकर ये साबित कर दिया कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत कायम है। तभी उनमें से एक आदमी आता है और उनसे कहता है, मैंने अभी एक कंपनी शुरू की है जी। मुझे इसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पे रख सकता हूँ जी। देवानंद बहुत ही खुश होता है और उनके पैर पकड़ने लगता है। तभी मनोज कहता है, अरे नहीं जी, आपको ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं जी। देवानंद और उसका परिवार लोगों की इंसानियत देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद लोगों के दिए हुए बिस्तर को दोनों पति पत्नी उसी पाइप के अंदर लगा लेते हैं और उस पाइप को अपना घर समझकर वहां रहने लगते हैं। देवानंद अब दूसरे गांव में एक नौकरी करके अपने घर का गुजारा करने लगता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। गोभी ले लो, ताजी हरी गोभी ले लो। आओ बाबूजी, ले जाओ ताजी गोभी। चाहे बनाओ दम गोभी, चाहे बनाओ गोभी पराठा। जमुना का जीवन जैसे बना ही दुख भोगने के लिए था। वो बेबस बहू के कंधों पर परिवार का पेट पालने का भार सवार है। परिवार में उसके 2 बच्चे बिट्टू, रानी, बूढ़ी सास सीता और बीमार पति सरजू शामिल थे। उसके गरीबी में फूल गोभी बेचकर घर की हर कमी घटी कहाँ मिटने वाली थी। बाजार उठने लगा है, जल्दी से बची कुची फूल गोभी टोकरी में भर लेती हूँ। फिर जमुना गोभी से भरी टोकरी उठाकर घर चली जाती है, जहां जमीन पर बिछे पूले के बिछौने पर पड़ा बीमार सरजू जोर जोर से खांस रहा था। बहू, तू आ गई। बच्चे कब से तेरी बाट जो रहे थे। बहू, सरजू की सारी दवाई खत्म हो गई है। तू दवा खाने से दवाई लाई है ना? सास की आंखों में झलकती आंसू देखकर बहू डबडबाई आंखों से बोलती है, माँ जी, दिन भर के बीच बस 100 रुपए ही फूल गोभी की बिक्री हुई है, जिसमें से 50 रुपए पुलिस वाले जबरन ले गए और बचे हुए 50 रुपए से बनिए से दाल आटा ले आई। जी तोड़ मेहनत के बाद भी मैं अपने परिवार को रूखे सूखे के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं खिला पा रही। मौत मेरे पति को धीरे धीरे निगल रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। हर रिश्ता मेरे हाथों से छूट रहा है। ना मैं एक अच्छी बहू बन पा रही हूँ, ना बीवी, ना एक माँ। ऐसा कहते हुए जमुना के सब्र का बांध जवाब दे जाता है और उसे फूट फूट कर रोते हुए देख उसके दोनों बच्चे भी बिलख बिलख कर रोने लगते हैं, जिसे देखकर सीता कहती है, संभाल खुद को बहू, तू इस घर की नींव है। अगर तू ही बिखर जाएगी तो हमारा क्या होगा। देख, तुझे रोता देखकर बच्चे भी बिलखे जा रहे हैं। रानी, बिट्टू, अम्मा के पास आओ,
अम्मा तुम रो मत, देखना भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारा परिवार बिखरने नहीं देगा। बाबूजी एक दिन इस बीमारी के बिछौने से उठकर फिर से चल फिर सकेंगे। 8 साल की रानी की बातों में जमुना के बुझे मन को आशा की लहक दे दी थी। समय बीतता गया। जमुना हर दिन सास के साथ बाजार की ओर डग बढ़ाती। गोभी ले लो, ताजी ताजी गोभी ले लो, गोल गोल गोभी ले लो, सस्ती गोभी ले लो। अरे ओ गोभी वाली, कैसे बेच रही है गोभी? बस 20 रुपए की एक फूल गोभी है बहन जी, कहिए कितनी दूं? एक तो तेरी फूल गोभी बासी है, 20 रुपए में 2 फूल गोभी देगी तो बोल। बहन जी ऐसे तो मुझे घाटा झेलना पड़ेगा, बोहनी बट्टे का बखत है, 15 रुपए की एक फूल गोभी पड़ेगी। 10 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी, देना है तो दे, वरना बहुत सी फूल गोभी बेचने वाली बैठी है बाजार में। ठीक है आप ले लीजिए। समय बीतता है। एक एक दिन करके महीने गुजरते जा रहे थे, मगर जमुना के परिवार का जीवन अभी भी गरीबी के इर्द गिर्द ही नाच रहा था। बहू उसका जाड़ा जोरों पर चढ़ चुका है, अब तो ये पूले का बिस्तर भी बर्फ के जैसा ठंडा पड़ रहा है। लगता है जैसे ये जाड़ा हम गरीबों की जान ले बीतेगा। माँ जी मैंने तय कर लिया है कि अब मैं कोई और काम करूंगी, क्योंकि जीवन भर भी ये फूल गोभी बेचकर हम इस फूस के घर से नहीं उभर सकेंगे। इसीलिए आज मैंने तरकारी बनाने के लिए एक ताजी गोभी बचाकर बाकी सारी गोभी भाव की भाव बेच दी, ताकि कल से नया कुछ करूं। अम्मा तो क्या हम फूल गोभी की सब्जी खाएंगे? हाँ बच्चों। ऐसा कहकर जैसे ही जमुना आखिरी बची गोभी को काटने के लिए आगे बढ़ती है, फूल गोभी के चारों तरफ एक सुनहरी चमक इठलाने लगती है और फूल गोभी बड़े आकार का होकर सोने में बदल जाता है। उसके ऊपरी सतह पर नाक कान मुंह बन जाते हैं। मुझे मत काटो क्योंकि मैं जादुई फूल गोभी हूँ। जादुई फूल गोभी? मगर तुम मेरी टोकरी में कैसे आई? तुमने खुद ही मुझे खरीदा है, मैं तुम्हारे घर का भाग्य बदल सकता हूँ, बस मुझ फूल गोभी की बलि मत चढ़ाओ। मगर मेरे बच्चे भूखे हैं और इस गरीबी में मेरे पास तुम इकलौती फूल गोभी हो। मेरे पास दूसरी साग सब्जी भी नहीं है, ना पैसे हैं। ये सुनकर जादुई फूल गोभी सोने के बड़े सांचे में बदलकर अपना मुंह खोलकर सोने के चमचमाते सिक्के बरसाने लगता है, जिनकी खनक उस गरीब परिवार के घर में गूंज उठती है। ये लो, इन सभी सोने के सिक्कों को बेचकर तुम सब्जी तो क्या खेत भी खरीद सकती हो। अम्मा ये जादुई फूल गोभी तो जिन के चिराग जैसा लगता है, ये फूल गोभी हमारी गरीबी मिटाने आई है। हाँ तुमने सही कहा बिट्टू, जाओ जमुना, इसे बेचकर अपने घर के खाली खत्ते भरपूरी से भर लो। जमुना बिना वक्त गवाए जादुई फूल गोभी से मिले सभी सोने के सिक्कों को बटोरकर सुनार के हाथों बेचकर मिले हुए पैसों से घर में राशन लाकर खाना पकाती है। सभी साथ मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अरे वाह, आज कितने वक्त बाद हम अच्छा खाना खा रहे हैं। हाँ, आज हमारी थाली में कितनी सारी स्वादिष्ट सब्जियां हैं, मैंने तो पेट भर खाया। शुक्रिया जादुई फूल गोभी, मेरे पोते पोती का चेहरा खुशी से खिलखिला रहा है, वरना हम गरीबों को तो कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है। और कभी कभी तो पानी पीकर भी पेट भरना पड़ता है। बिट्टू की बात सुनकर सभी की आंखें डबडबा जाती हैं। तभी फूल गोभी कहता है, ओहो, अब ये रोना और दांत पीसना नहीं होगा, मैं जादुई फूल गोभी इस घर की गरीबी सटा गायब कर दूंगा। ऐसा सुनकर पुले पर पड़े सरजू में जैसे जीने की उम्मीद जल उठती है और वो खांसते हुए कहता है, जादुई फूल गोभी, क्या तुम मुझे भी बचा लोगे? हाँ बिल्कुल सरजू, मैं तुम्हें भी बचा लूंगा। मगर जादुई फूल गोभी, क्या तुम जानते हो सरजू कैंसर से जूझ रहा है, उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? ओहो जमुना, जब पिगी बैंक है पास तो फिर डरने की क्या है बात। मतलब मैं समझी नहीं। मैं सिर्फ सोने का खजाना ही नहीं बल्कि पैसे की पोटली भी हूँ, जरा रुको अभी बताता हूँ।
इतने के बाद जादुई फूल गोभी पर एक बड़ा प्रकाश उतर आता है और जादुई सोने की फूल गोभी विशाल आकार में बदलकर हवा में इठलाती हुई अपना मुख खोलकर पैसे बरसाने लगती है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह फूल गोभी, हम तुम्हारे तलबगार हैं, तुमने हमारी मदद की। जाओ जमुना, अगर मुझ जादुई फूल गोभी से सरजू को बहुतायत का जीवन मिल जाएगा तो ये आनंद की बात है। इसके बाद सीता और जमुना फौरन सरजू का इलाज करवाती हैं, जिससे सरजू बच जाता है। दिन बीतते जाते हैं और फूल गोभी एक दिन झुंझलाकर कहता है, बस बहुत हुआ, अब इस फूस के घर में और नहीं रहेंगे। मगर हम जाएंगे कहाँ? ये घर ही तो हम गरीबों का गढ़ है। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि इसी जमीन पर एक अनोखा बड़ा घर बनाएंगे। मेरे पेट में पड़े पैसे पच नहीं रहे हैं, अब उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए जादुई फूल गोभी एक बार फिर से सोने में बदलकर इठलाता हुआ मुंह खोलकर पैसे की बारिश कर देता है। ये लो सरजू, इससे इस जगह पर सुंदर से घर का काम शुरू करवा दो, जहां हम सभी लोग सुकून से रह सकें। जादुई फूल गोभी से मिले पैसों से सरजू एक सुंदर बड़े आलीशान घर की नींव रखता है। इसे देखकर रानी और बिट्टू की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अरे वाह, ये घर कितना बड़ा है। अम्मा बाबूजी, अब हम भी अमीर हो गए हैं ना? हाँ बिट्टू, अब हमें उस फूस के घर में जेठ की गर्मी और पूस का जाड़ा नहीं झेलना पड़ेगा। हम भी रईसी भरी जिंदगी जिएंगे। शुक्रिया जादुई फूल गोभी, आज तुम्हारी बदौलत हम गरीबी के गड्ढे से उभर पाए हैं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने जो मुझे बचाया, इसलिए अनोखा जीवन उपहार समझो। इस तरह जादुई फूल गोभी की मदद से गरीब फूल गोभी बेचने वाली जमुना का परिवार गरीबी से उभर जाता है और इन्हें बहुतायत का जीवन जीने को मिलता है। मगर आज भी न जाने कितने ही गरीब अपनी हड्डियां गलाकर पेट की आग बुझाने को आतुर हैं। जब कभी सरजू और जमुना को अवसर मिलता है तो वो जादुई फूल गोभी से उन गरीब तलबगारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जो उनके इंसानियत की भावना को इंगित करता है।